सब्सक्राइब करें दिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्वागत है आप सबका दिशा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर। अपना जो पिछला क्लास था उसमें अपने प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे, प्रश्नों की चर्चा तो अपने इस स्लाइड में करेंगे, ठीक है। तो इसमें अपने करेंगे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, मतलब प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों पर अपने चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो अपना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न अपना है कि निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। तो कौन प्रश्न में जैसे पूछा है कि कौन सा शब्द है वो नहीं लिखा हुआ है। तो अपने को पता है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संप्रभु शब्द लिखा हुआ है। समाजवादी ये जो अपने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। और राष्ट्र निरपेक्ष शब्द ये तो है नहीं, तो अब अपना उत्तर होगा पहले प्रश्न का कौन सा, सी राष्ट्र निरपेक्ष, क्योंकि लोकतांत्रिक शब्द है वो भी अपने प्रस्तावना में जिक्र किया गया। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया, राष्ट्र निरपेक्ष के बजाय अपने संविधान में कौन सा शब्द है, पंथ निरपेक्ष। अगला प्रश्न है अपना कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें भी अपने को कि कौन सा कथन है सत्य नहीं है, उस पे अपने को ध्यान देना है। अब अपनी पहली बात हो गई, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। सही बात है। मैंने बताया था कि अनुच्छेद अपने 394 के जरिए लगभग जो अनुच्छेद 394 के अंतर्गत लगभग 16 जो अपने संवैधानिक प्रावधान है वो लागू हो गए थे। कब, 26 नवंबर 1949 को। अब सी ऑप्शन अपना कौन सा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अपने को पता है इंदिरा गांधी के समय हुआ था। और इसमें अपने को पता है 3 शब्द जोड़े गए हैं, कौन सा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और इसमें भी ध्यान देने योग्य क्या बात है कि केशवानंद भारती मामले ने जब 1973 में हुआ था उसने जो संसद को अनुमति प्रदान कर दी थी क्या कि आप प्रस्तावना में चेंज कर सकते हो लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। इसी कारण ये 42वां संविधान संशोधन करने की जब ताकत दी है न्यायपालिका ने संसद को, तभी जाके हुआ था। अपना डी है कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है, रूसी क्रांति से लिया गया है। ये बात भी अपने क्या है, सही है। तो अपने को सीधा मैंने ए सी और डी ऑप्शन पे गया हूं, इसमें कौन सा होगा, बी, क्योंकि बी में क्या लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, क्यों, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष तो कौन सी है, अपनी पश्चिम की अवधारणा। और जो अपना संविधान में जो शब्द जोड़ा गया है वो कौन सा है, वो है अपने पंथ निरपेक्ष। एक बात और यहां पे बताना चाहूंगा मैं कि जब अपने क्रांतियों की बात करते हैं तो एक तो अपने कौन सी हो गई कि अपनी प्रस्तावना कौन कौन सी क्रांतियों से प्रभावित है। तो अगर अपना देखा जाए तो एक तो हो गई अपनी अमेरिकी क्रांति, एक तो अमेरिकी क्रांति से प्रभावित है कौन सी, अपनी प्रस्तावना। एक दूसरी कौन सी क्रांति हो गई, रूसी क्रांति से अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श लिए गए। और एक हो गई अपने कौन सी, फ्रांसीसी क्रांति। 3 क्रांतियों से प्रभावित है कौन सी, अपनी प्रस्तावना। अमेरिका की क्रांति से प्रभावित है जो 1776 में हुई थी। रूस की क्रांति भी जो अपने 19 अक्टूबर की क्रांति 1918 वाली मानी जाती है। उसके बाद जो फ्रांसीसी क्रांति है 1789 से लेके, उससे भी जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श है लिए गए। तो 3 क्रांतियों से प्रभावित है अपनी प्रस्तावना। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार अपने को गौर से देखना होगा कि संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों आप किसी भी प्रश्न को एक बार पढ़े तो उसमें देख लें कि उसमें कौन सा पूछा गया कि सही है या सही नहीं है। तो अपने को प्रश्न को भी एक बार गौर से पढ़ने की आवश्यकता है। इसमें ए क्या लिखा हुआ है, भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। सही बात है। मैंने बताया था संप्रभु भारत का अर्थ क्या है,
अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की आजादी भारत स्वयं को है, किसी और की तरफ मुंह नहीं ताकेगा, अपने जो निर्णय है वो स्वयं लेगा। दूसरी बात क्या है कि भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है? उपनिवेश शब्द जो अपने कॉलोनाइजेशन से रिलेटेड है, तो उपनिवेश का अर्थ क्या है? कोई भी बड़ा देश है किसी भी छोटे देश को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से, विशेषकर आर्थिक दृष्टि से अपना गुलाम बना लेता है, अपने एक तरह से वहां कॉलोनी बसा लेता है, उसे अपने क्या कहते हैं? उपनिवेश। तो ये तो सही बात है, क्योंकि भारत देखा जाए तो लगभग अंग्रेजों का गुलाम रहा था, लगभग 200 साल तक वो अपना क्या रहा था? उपनिवेश रहा था। अब सी अपना क्या लिखा हुआ है कि भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। ये बात भी अपने सही है, क्योंकि अपने 100वें संविधान संशोधन के जरिए क्या है, बांग्लादेश और भारत ने आपस में बस्तियों का आदान प्रदान किया था। क्योंकि जब बांग्लादेश का अपना नक्शा देखते हैं और भारत का नक्शा देखते हैं तो कुछ जो बस्तियां थी जिनको एनक्लेव कहते हैं, वो कुछ चीजें तो क्या थी, जैसे भारत की बस्तियां थी बांग्लादेश में थी, और बांग्लादेश की कुछ बस्तियां थी वो किस में थी? भारत में थी। तो उनका आदान प्रदान जरूरी था, क्योंकि लोगों को बेवजह की परेशानी हो रही थी। तो इससे 4 राज्य अपने प्रभावित हुए थे जो बांग्लादेश की सीमा से रिलेटेड है, और 100वें संविधान संशोधन के जरिए ये हुआ था। तो भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी अन्य देश को दे भी सकता है और ले भी सकता है। अब डी जो अपना ऑप्शन, उसमें क्या लिखा हुआ है? भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। ये बात अपने क्या है? गलत। बाध्य नहीं है, ये अपनी क्या है? भारत के जो स्वेच्छा पे डिपेंड है कि वो बात को मानता है या नहीं मानता है। तो भारत किसी अन्य देश पे निर्भर नहीं है, ये बात सही है। उपनिवेश भी नहीं है, और किसी अन्य देश को अपना हिस्सा है वो भी दे सकता है, जैसा कि अपने 100वें संविधान संशोधन के जरिए देखा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में बस्तियों का आदान प्रदान हुआ है। अब अपने चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्यायिक है, गैर न्यायिक है, उपयुक्त दोनों है, अर्ध न्यायिक है। तो सबसे पहले तो इनका वर्ड जानना, जो मीनिंग है वो अपने लिए जरूरी है। क्या प्रस्तावना में जो उल्लेखित चीजों को लागू करने के लिए भारत का कोई भी नागरिक न्यायपालिका में जा सकता है? तो वो क्या है? नहीं जा सकता। क्या भारत का कोई नागरिक प्रस्तावना को लागू करवाने के लिए उसके जो प्रावधानों को ये क्या है? प्रस्तावना अपनी गैर न्यायिक है। इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए किस न तो न्यायालय की शरण ले सकता है, न ही न्यायालय संसद को या कार्यपालिका को इसके लिए आदेश दे सकता है। तो ये क्या हो गया? अपने गैर न्यायिक, यानी प्रस्तावना के प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकता, वो हो गया अपने गैर न्यायिक। और गैर न्यायिक में देखें तो अपने जो नीति निर्देशक तत्व है, जो अपने नीति निर्देशक तत्व है, उनमें भी जो उल्लेखित आदर्श है, उन आदर्शों को भी लागू करने के लिए अपने क्या है? न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। तो एक तो हो गया अपने नीति निर्देशक तत्व। अब न्यायिक कौन से अपने देखा जाए तो न्यायिक में देखा जाए तो जो मौलिक अधिकार है, जो कि अपने भाग 3 में है, और कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग हो गए अपने 3 और अनुच्छेद हो गए 12 से 35। तो इनको लागू करने के लिए अपने क्या है? न्यायालय की शरण ले सकते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। और जिन संवैधानिक कोई भी अगर भाग है उसको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, वो किस में आते हैं? सारे के सारे गैर न्यायिक। तो इसमें नीति निर्देशक तत्व भी है, और जो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रस्तावना भी है। और एक तरह से देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य भी, अगर मौलिक कर्तव्यों का कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसको भी लागू करने के लिए सरकार क्या है? किसी नागरिक को बाध्य नहीं कर सकती। जो अपने कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। तो ये सारे क्या हो गए? गैर न्यायिक। उपरोक्त दोनों तो है नहीं। और एक शब्द आता है अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक का अर्थ क्या होता है? कोई भी प्रक्रिया जिसमें न्यायालय के, जैसे अपने जिला उपभोक्ता मंच है, या जैसे कोई भी अपना देख लें
कि वे कोई भी निकाय जो न्यायालय नहीं है लेकिन उनको न्यायालय की शक्तियां क्या है, प्राप्त है, उन्हें अपने क्या कहते हैं, अर्धन्यायिक। अर्धन्यायिक में देखा जाए तो जो अपने सूचना आयोग है जैसे, ठीक है, सूचना आयोग क्या करता है, हालांकि न्यायालय नहीं है लेकिन इसको क्या है, न्यायालय की शक्तियां कैसे है, क्योंकि ये जुर्माना उर्माना लगा सकता है। एक अर्धन्यायिक के संबंध में प्रश्न आता है कि भारत के राष्ट्रपति पे जो महाअभियोग की प्रक्रिया है वो भी क्या है, अर्धन्यायिक है, जो कि अपने अनुच्छेद महाअभियोग को अपने अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। और ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से। और अनुच्छेद कौन से में है, 61 अनुच्छेद में महाअभियोग का जिक्र किया गया है। ये जो राष्ट्रपति पे महाअभियोग की जो पूरी प्रोसेस है वो क्या है, अर्धन्यायिक एक प्रक्रिया। अर्धन्यायिक अर्थ क्या हो गया, वे निकाय जो क्या है, न्यायालय नहीं है लेकिन उनको न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त है। अब सूचना आयोग है, ये जुर्माना लगा सकता है, उपभोक्ता मंच है, और इसके अलावा जितने भी सांविधिक जैसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है जो अपने कंपनियों को आदेश देता है, प्रवर्तन निदेशालय, मतलब जो न्यायालय के खुद न्यायालय नहीं लेकिन न्यायालय की शक्तियों को धारण करते हैं। अगला आता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसमें कि भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अपने को यहाँ पे वर्ड क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो अपने कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा अपने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, इसके अलावा अपने ऑस्ट्रेलिया से देखा जाए तो जो समवर्ती सूची है, मतलब अपने अलग अलग देशों से लिया है, ठीक है, अलग अलग देशों से अलग अलग चीजों को ग्रहण किया है। तो अपने कई जैसे संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को संविधान है वो उधार का थैला है, मतलब अलग अलग जगहों से आपने देशों में भटके और वहां से उधार ले लिया। तो ऑस्ट्रेलिया से अपने प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है, समवर्ती सूची भी ली गई है, और एक जो अपने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है जो कि लगभग है संसद की संयुक्त बैठक जो होती है वो लगभग अपने 3 बार हुई है, वो भी कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और जो व्यापार और वाणिज्य है कि जो आज़ादी अपने संविधान में दे रखी है वो भी अपने ली गई है कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, न कि प्रस्तावना का जो मेन आदर्श है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका की प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अपने क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रस्तावना खुद कहां से ली गई है, उसका आदर्श अमेरिका के, और प्रस्तावना की भाषा यानी लैंग्वेज कहां से ली गई, वो ली गई ऑस्ट्रेलिया से। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान भी लिया गया है, और ये सूचियां सारे किसमें मिलती हैं, 7वीं अनुसूची और 246 अपने अनुच्छेद है उसमें जो अपने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र है। अब आता है कि भारतीय संविधान में हम भारत के लोग शब्द कहां से लिया गया। हम भारत के लोग मतलब ये जो इसका हम भारत के लोग जो जैसे अमेरिका की जो प्रस्तावना उसमें क्या है, हम अमेरिका के लोग, तो ये आदर्श अपने कहां से लिया गया है, अमेरिका से। मैंने बता दिया कि ऑल ओवर प्रस्तावना का आदर्श कहां से लिया गया है, अमेरिका से। और अगर अपने बात करेंगे किसकी, भाषा की बात करेंगे, तो भाषा की अपने जब भी बात करेंगे तो भाषा का जो आदर्श है वो कहां से लिया गया है, अमेरिका से। और इसके अलावा अमेरिका से जैसे मैंने बताया था, तो अमेरिका से अपने और क्या क्या लिया गया है, अमेरिका से इसके अलावा देखा जाए तो मौलिक अधिकार है। कौन से, मौलिक अधिकार का आदर्श है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है अमेरिका से। इसके अलावा अपने क्या जो न्यायिक जितनी भी चीजें, मतलब जैसे न्यायिक अपने पुनरावलोकन देख लो, या न्यायिक अपने स्वतंत्रता देख लो, या जो जजों के हटाने की प्रक्रिया वो देख लो, या उपराष्ट्रपति की शक्तियां देख लो। और इसके अलावा जो महाअभियोग की प्रक्रिया जो अपना पढ़ा था अभी अर्धन्यायिक, वो भी कहां से ली गई है, वो ली गई है अमेरिका से। अगला प्रश्न आता है के मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का संबंध किससे है। तो अपने को पता है कि संविधान की प्रारूप समिति से है उसका रिलेटेड,
ये एकमात्र मूलतः कांग्रेस सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसमें कुल टोटल सदस्य कितने थे? 7। और 7 में से एक सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी। और के.एम. मुंशी ने क्या कहा था अपने प्रस्तावना को? क्या था? राजनीतिक जन्म कुंडली। और इसके अलावा एक बात और क्या कही गई है कि जो भविष्य फल भी बताया गया के.एम. मुंशी के द्वारा। किसको? प्रस्तावना। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से किसने संविधान की प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है? यानी अपने जो लंबे सपने देखे हैं संविधान निर्माताओं ने, उन सपनों का विचार है कौन सी? संविधान की प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना जो प्रारूप समिति के सदस्य थे उनका नाम था क्या? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या है अपनी प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है? हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? जन्म कुंडली का है। और क्या कहा है? भविष्य फल का है। और इसके अलावा आगे प्रश्न है उनमें अपने डिस्कस करते जाएंगे। अब नम्मा क्या गया? किसने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल बताया है? भविष्य फल किसने बताया है? जिसने जन्म कुंडली से अपने क्या देखते हैं? भविष्य फल देखते हैं। जो जन्म कुंडली और भविष्य फल दोनों ही किसने बताए हैं? के.एम. मुंशी ने बताया। और अल्लादी कृष्ण स्वामी को तो क्या आते हैं? सपने। इसलिए उन्होंने क्या कहा है? अपने दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। किसको? प्रस्तावना को। अगला आता है निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ठीक है, वैसे देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष शब्द के बजाय अपने क्या है यहाँ पे? क्या आता है? पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय धर्म का विशेष में तो ये तो बात है नहीं कि इस्लामिक या हिंदूवादी या किसी एक धर्म को संरक्षण तो प्राप्त है नहीं। इसमें अपने क्या है कि सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। यानी राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, लेकिन राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है। अगला आता है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट या की नोट किसने कहा है? तो अंग्रेज थे, अपने को पता है वो किसने कहा है? अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट। तो की नोट हो गया अर्नेस्ट बार्कर। अगला आता है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। जैसे मैंने बताया था, आपने पूरी चर्चा की थी कि भारत को एक गणराज्य माना जाता है। इसकी वजह क्या है? भारत को रिपब्लिक माना जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, ये बात गलत है। लिखित संविधान है, ये भी बात गलत है। संसदीय प्रणाली, ये भी बात गलत है। सही बात कौन सी है कि भारत का जो राज्य अध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है। वो यहाँ पे वंशानुगत नहीं है। इसी का अर्थ क्या है? कोई देश गणराज्य है। अगला आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो जैसा आपने एक तो जैसे प्रस्तावना जब हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो हिंदी में क्या लगता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉरी वो तो अंग्रेजी में है, और हिंदी में क्या लिखा है? हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना में भारत और इंडिया इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल आएगा, क्योंकि अपने जो अंग्रेजी और हिंदी रूपांतर दोनों है। तो इसमें कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए अपने देश के लिए? भारत और इंडिया। अपने जब प्रस्तावना या कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है उसमें भी लिखा होता है कि इंडिया, दैट इज भारत। और इसमें एक अपने पढ़ा भी था कि भारत शब्द का भी खुद कितनी बार इस्तेमाल आया है? 2 बार आया है। अब प्रस्तावना को अपन अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में इंडिया शब्द कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। जैसे अपने पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व है, संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तो था इसके समस्त नागरिकों को। तो उसमें भारत शब्द का 2 बार आ गया। अंग्रेजी में होगी तो भी अपने कितने बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की जो सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? यानी असली मालिक कौन है देश का? क्या रामनाथ कोविंद जी है? क्या जो संसद है जिसमें अपने 2 सदन हैं? क्या केवल मतदाता है? नहीं। कौन है? भारत की जनता। ये अपने यहाँ पे एक समझने की जरूरत है कि मतदाता, इसे थोड़ा लिखा हुआ है कि हम भारत के मतदाता, क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। यानी सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है प्रस्तावना के हिसाब से। अगला आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेक्युलर कह दो या धर्मनिरपेक्ष, सॉरी क्या कह दो? पंथ निरपेक्ष। वैसे अंग्रेजी में धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों को क्या कहते हैं? अपने सेक्युलर कहते हैं। लेकिन भारत ने सकारात्मक अवधारणा के हिसाब से कौन सा शब्द अपनाया है? पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष में अगर अपन देखें तो इसमें क्या अर्थ है कि सभी नागरिकों को क्या है? धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। वो अपने संविधान में क्या है?
पंथ निरपेक्ष का एक्चुअल मीनिंग है। एकेश्वरवाद का अर्थ क्या है? सभी एक देवता या एक ईश्वर की उपासना करेंगे। बहुदेववाद यानी अनेक देवताओं की उपासना और सभी धर्मों की अस्वीकृति, ये तो है नहीं, स्वीकृत सबको किया है लेकिन राज्य ने खुद का कोई धर्म नहीं माना है। तो इसमें कौन सा हो गया? अपने सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो ये प्रश्न पहले वैसे आ गया लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपने घुमाया गया है। इसमें ए में क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ये बात अपने को किस के संदर्भ में समझनी है? लोकतंत्र नहीं, गणतंत्र के संदर्भ में अपने यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, बात तो सारी सही है लेकिन अपने को गणतंत्र के रेफरेंस में देखना है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ये अपने को गणतंत्र। अगर लोकतंत्र होता तो हो सकता है उसमें उत्तर क्या होता? अपने अंतिम अधिकार है जनता के पास है। और भारत एक राज्यों का क्या है? संघ है। ये बात भी सारी सही है लेकिन अपने को प्रश्न में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला आता है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। जैसे अपने कल्याणकारी राज्य का डिस्कशन करते हैं तो कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है? तो एक तो आता है कि क्या है, ए ऑप्शन क्या है? अधिकतम संख्या में अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। यानी ये जो एक थ्योरी आती है वो आती है अपने दर्शन शास्त्र में, जिसको अपने क्या कहते हैं? उपयोगितावाद, जिस पे अपने देखते हैं तो जेएस मिल वगैरह विचार। ये उपयोगितावाद का अर्थ क्या है? ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों का भला करना। और अपने यहाँ पे कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ये सारी जिम्मेदारी ली है नीति निर्देशक तत्व के तहत में। अनुच्छेद देखा जाए तो कौन सा आएगा? 36 से 51। और भाग कौन सा आएगा? 4। तो उसमें कल्याणकारी राज्य का आदर्श अपने लिया गया है। तो इसमें कौन सा हो गया? बी। अब तक भारत की संविधान की उद्देशिका में, अब उद्देशिका कह दो या प्रस्तावना कह दो या प्रीमेबल कह दो, एक ही है। अगर प्रस्तावना आ जाए या उद्देशिका आ जाए वो एक ही है, क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था उसके आधार पर था। उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही चीज है। जैसे काशी को या बनारस को या वाराणसी को एक ही बात है। तो कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार हुआ है। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन है 1976। समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ये क्यों हुआ था? क्योंकि केशवानंद भारती मामले ने संसद को ताकत दी थी, उसी ताकत का उपयोग करते हुए प्रस्तावना में। तो अपने यहाँ पे ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि 1976 में होने की वजह क्या थी। तो इंदिरा गांधी सरकार ने जो न्यायपालिका ने जब आपको आज़ादी दी है उसी रेफरेंस में उसी ताकत का इस्तेमाल किए हुए, तो इसी को अपने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। अब आता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ है। तो अपने को पता ही है बनकर तैयार कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित एक ही बात है। और जो 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ है? लागू हुआ है। तो इसमें क्या हो गया? बनकर कब तैयार हुआ है? 26 नवंबर 1949। अगला आता है कि प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सामाजिक समता का अर्थ क्या है। सामाजिक समता यानी अपने को 3 प्रकार के न्याय की जब अपने बात करते हैं, अपने को पता है कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले अपने आता है उसमें कौन सा? सामाजिक, फिर आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसका अर्थ अपने क्या माना जाता है सामाजिक समता का? कि किसी भी प्रकार का विषमता का अभाव, वो अपने क्या माना जाता है? सामाजिक समता का अर्थ है। प्रस्तावना के हिसाब से सामाजिक समता का अर्थ क्या है? अपने विषमता का अभाव। तो सामाजिक समता का यहाँ पे अर्थ क्या हो गया है? कि विषमता का अभाव। अब अगले प्रश्न पे अपने चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि किस मूल्य का प्रमुख संदेश राजनीतिक समानता है। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब संविधान प्रस्तावना का कौन सा जो वर्ड है वो अपने को राजनीतिक समानता का संदेश देता है? न्याय या गणतंत्र, समाजवाद या पथ निरपेक्ष। यानी किस मूल्य के अंतर्गत अपने मान सकते हैं कि भारत के सभी नागरिक बराबर है, भारत के सभी नागरिकों को क्या है? समानता का अधिकार है। तो राजनीतिक समानता का मूल्य किस में है? गणतंत्र में है। क्यों? क्योंकि भारत का कोई भी नागरिक क्या है? राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि वंशानुगत नहीं है। और गणतंत्र में भी क्या है? गणतंत्र में अर्थ क्या होता है? जनता का तंत्र, यानी जो राज्य अध्यक्ष होगा वो क्या होगा? निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। अब अगला कौन सा निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में
नहीं है। तो अपने को पता है समाजवादी वो भी शब्द है, वैसे ये 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। प्रभुत्व संपन्न ये शब्द भी अपने क्या है मूल प्रस्तावना में था। और लोक कल्याण ये शब्द है जो अपने क्या है प्रस्तावना में या उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, लोक कल्याण। अगला आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को क्या है मान्यता देता है। तो ये कौन सा हो गया अपने प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में अपने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि क्या है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो मौलिक अधिकार ये बार बार मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बार बार अनुच्छेदों को क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए कि मौलिक अधिकार अपने वैसे 6 मौलिक अधिकार है, कौन से अनुच्छेदों में है और कौन से, तो अपने को पता है कितने 12 से 35 में, और कौन से भाग है 3 में, और कहाँ से लिए गए अपने अमेरिका से लिए गए। तो ये सारी चीजें अपने जब कोई भी चीज की सतह पे तैरेंगे तो अपने को मोती नहीं मिलेंगे, गहराई में जब गोते लगाएंगे तो अपने को मोती भी मिलेंगे और अपने को क्या है कहने करते हैं कि याद करने में परेशानी भी नहीं होगी। अब नीति निर्देशकत्व की बात करें तो नीति निर्देशकत्व कितने तक है, ये है अपने 36 से 51, और इसमें भाग कौन सा आ जाएगा 4। और लिए कहाँ से गए हैं अपने को पता है, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। और आयरलैंड किसके अंतर्गत आता है, ये आता है अपने यूके के अंतर्गत, ठीक है। वैसे अपने बात की जाए तो जो अपने यूके और ब्रिटेन की अगर बात करते हैं उसमें भी आयरलैंड का फर्क है। अब आता है संविधान की 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची अपने को पता है जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के जरिए जोड़ी गई थी। कौन सी, 9वीं अनुसूची। पहले तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8, और उसके बाद पहली जो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी कौन से, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। पहले इसमें लमसम कितने कानून थे, 14, अभी लगभग इसमें 284 कानून है। और इस 9वीं अनुसूची को लाने का क्या था कि जो जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन करना है। क्यों, क्योंकि जागीरदार हाथों हाथ किसी, अब राज्य किसी जागीरदार की जमीन का क्या है, अगर उसकी जमीन का हैंडओवर लेता अपने हाथ में तो क्या न्यायालय की शरण ले लेते, तो किसानों को एक्चुअल में जमीन नहीं मिलती। तो 9वीं अनुसूची का अर्थ क्या है कि संविधान कुछ ऐसे प्रावधान जिनको आप क्या है, जिनको आप न्यायपालिका में नहीं ले जा सकते, जिनको आप न्यायिक रूप से चुनौती नहीं दे सकते, उन कानूनों को 9वीं अनुसूची में लागू किया गया। विशेषकर जागीरदारी प्रथा को शामिल करने के लिए पहले संविधान संशोधन 1951 के जरिए जोड़ी गई। अगला आता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो अपने को पता है कौन सा शब्द जोड़ा गया है, समाजवाद जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अगला आता है कि भारत का संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। तो स्वीकृत तो हालांकि किसके द्वारा है, संविधान है सभा के द्वारा, लेकिन यहाँ पे ऑल ओवर किसके बिहाफ पे, यानी किसकी अनुपस्थिति में, भारत की जनता। तो स्वीकृत किसके द्वारा है, भारत की जनता के द्वारा भारत का संविधान क्या है, स्वीकृत माना जाता है। तो अपने संविधान के हिसाब से शब्दों को पकड़ना है, ऐसे नहीं देखना है कि संविधान सभा के हिसाब से। तो भारत की जनता के द्वारा भारत का संविधान है स्वीकृत है। अब जैसे अपने प्रस्तावना वाला लमसम प्रयास किया है कि जो अपनी प्रस्तावना है, प्रस्तावना से रिलेटेड है कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज अपने प्रयास किया है कि कोई भी चाहे एग्जाम हो उसमें अपने बाहर नहीं जाए। प्रस्तावना कहो या उद्देशिका कहो, अपने क्या है एक ही बात है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके कोई भी एग्जाम हो उसमें प्रश्न इससे बाहर नहीं जाए। तो आपको जितना भी प्रस्तावना के बारे में, जैसे अपनी पिछली क्लास थी, ये सारे जो प्रश्न थे, तो आप स्वयं इनको हल करने का प्रयास करें, खुद का दिमाग लगाएं। और जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे, पॉलिटी के जो अलग अलग टॉपिक आते जाएंगे, और प्रस्तावना की जो पिछली स्लाइड है जिसने नहीं देखी है, सीधे क्वेश्चन पे आ गए तो उनको समझ नहीं आएगा। जो अपना पहला क्लास था प्रस्तावना पे, वो क्लास भी आप जरूर देखें, उससे आपको पूरा प्रस्तावना का जो है पूरा जो संविधान में लिया गया वो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिशा क्लासेस के जो भी अपने टॉपिक्स डाल रहे हैं, जितने भी अपने क्लासेस ले रहे हैं, उन पे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमें क्या है यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो इसकी पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम है, टेलीग्राम आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ से क्या है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और फेसबुक पे भी अपने को फॉलो कर सकते हैं। मैनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।